हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। आज हम अपना पुराना टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम उसका डेरिवेशन देखेंगे और कुछ शेप्स के उससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा सा लास्ट में गॉस का लॉ पढ़ेंगे अगर टाइम बचेगा तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सपोज करिए, देखिए क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर से वाइज बताऊंगा। आप सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप बाद में पढ़ लेना, मैं इसको आगे पढ़ के आपको बता रहा हूं क्या लिखा है। सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कैसी है? ऐसी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो वो मसला नहीं है, अभी के लिए हम यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। और इसके बीच में हमने कोई इरेगुलर शेप का क्लोज सरफेस रख दिया है। तब हमें बताना है कि इस क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अच्छा, कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, ये शेप है, उसका हम कोई भी एक एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं। अब इसको आपकी मर्जी है डीएस से डिनोट करो या आपकी मर्जी है अब इसको डीए से डिनोट करो, ठीक है। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे आ रही है, ऐसे निकल रही है, लेकिन ये जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो कहीं ऐसे है। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप डीएस, दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। कोई दिक्कत? दोनों के बीच में ये वेक्टर ई है। तो अगर इस एलिमेंट्री पार्टिकल के वजह से हमको ये देखना हो कि फ्लक्स कितना है तो हम क्या करेंगे? हम डी फाई बना देंगे। तो डी फाई मतलब उस एलिमेंट्री एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा था उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई डीएस कॉस थीटा। वेयर कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा क्या है बेटा? कॉस थीटा एंगल है किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। देखो, ठीक है। अभी के लिए कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो अगर इस एलिमेंट्री पार्ट से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि ये एन कैप डीएस है और ये ई है, तो थीटा लगा ही हुआ है इसमें, उसको हम ई कॉस थीटा बना दिए हैं। तो एक बात बताओ, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन नहीं कर दोगे? जब ये इरेगुलर शेप है इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करने में आपको क्या करना है? ये जैसे एक सरफेस जो है आपकी, ये ऐसे कितने एलिमेंट्री से मिलकर बनी होगी? एरिया से। ऐसे कई एलिमेंट्री एरियाज होंगे और सबका अपना एक डी फाई होगा, सबका अपना एक डी फाई होगा। तो सारे डी फाई को इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो क्या ये पूरी बॉडी का नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो जब पूरी बॉडी का मिल जाएगा वही तो हमें चाहिए। और आपको मैंने जो ये स्ट्रक्चर खींच के दिखाया था ऐसे, ये एन कैप है अगर और ये ई है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो जो नॉर्मल वेक्टर होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अलोंग होते हैं या अपोजिट होते हैं, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। जब थीटा होता है तो थीटा का मतलब क्या होता है? आप वेक्टर में कोई चीज थीटा रहती है तो आपको अगर एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट चाहिए, आप क्या करते हो? कॉस थीटा निकालते हो ना, ट्रायंगल करके ऐसे। तो ये जो पी कॉस थीटा ऐसे निकाल देते हो, तो इसीलिए हमने जो डीएस है उसका हमने कॉस थीटा कंपोनेंट ले लिया एडीएस, ठीक है। ये हमने उठा लिया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? जब हमने इसको इंटीग्रेट करना था तो अब हमने बोला कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सरफेसेस होंगे, तो सारी सरफेसेस को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ये मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा सर। अब इसके बाद देखो, या आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना तो आप वैसे भी पढ़ लो। ये दो वेक्टर हैं जिनका एक हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर क्वांटिटी में रिजल्ट निकालना है, तो ए बी कॉस थीटा होता है। अगर आपको उतना अपना दिमाग नहीं चलाना है तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। हो गया। तो इसलिए ईडीएस को हम ईडीएस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब हमने क्या लिखा था अभी?
फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई, ये लिखा था हमने। तो डी फाई की वैल्यू भी हमें पता है, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये तो अपने को पता ही है। और जब अपने को पता है तो हम क्या करेंगे, अब देखो ds है और इंटीग्रेशन है, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट होकर बाहर निकल आएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds का इंटीग्रेशन कर दो यार, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक कंपोनेंट का एरिया आपको दिया है a, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जिनका एरिया होगा a1 a2 a3 a4, या सबका एरिया ए होगा, तो ये सारे जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा इसका, a मान लेना टोटल एरिया। अभी के लिए हम इरेगुलर शेप है तो हमें पता तो है नहीं कि इसका एरिया क्या होगा, हमने सपोज कर लिया इसका एरिया a है, एलिमेंट्री एरिया dA है। तो जो नेट फ्लक्स निकल के आया वो क्या आया है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये एक रिजल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाई ई को हम ई ए कॉस थीटा कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है सर, याद रखना, कहीं पूछ दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है तो भूल मत जाना। यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर, ये वाली यूनिट मैंने लास्ट लेक्चर में बताई है, और ये यूनिट भी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है, आप कैसे निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, एफ अपॉन क्यू निकालते हो, इसको आप क्या बोलते हो, न्यूटन पर कूलम। ई है और साथ में ए अगर आ गया एरिया, तो एरिया क्या होगा, बिल्कुल आप इसमें लेंथ का स्क्वायर कर दोगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आता है, यही आता है ना सर, देख लीजिए ध्यान से, बाद में भूल मत जाना। डायमेंशन निकाल ही लोगे, न्यूटन की डायमेंशन निकल जाएगी, फोर्स है, फोर्स की न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की डायमेंशन इनटू जो लेंथ की डायमेंशन होती है एल उसका 2, और नीचे कूलम है, कूलम की डायमेंशन नहीं होती लेकिन क्या होता है, कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 80 होता है। तो जब C इनवर्स है तो ये -1, ये -1 हो जाएगा, फिर इसको लेते आओ, इसमें मिला दो, यही बनेगा। अब डायमेंशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, डायमेंशन 11th क्लास का जब वीडियो लेक्चर पड़ेगा तो उसमें रहेगा, 2-3 महीने में सारा काम कंप्लीट करके जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट नेसेसरली यूनिफॉर्म। मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट शेप्स की बॉडीज के ऊपर जो कि एक यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई हैं। अब ये कैलकुलेट करने से पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्लोज्ड शेप जो है अपने अंदर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना सबटेंड करती है, 4 पाई। टोटल सॉलिड एंगल की बात हो रही है सर, टोटल सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप यहाँ एक आर्क लेते हो, इसको मिलाते हो सेंटर से, सॉरी फॉर द डायग्राम, तो ये आपको क्या मिलता है, ये आपको एक सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा, सर्कुलर फॉर्म में। ये पिछले लेक्चर में दिया हुआ है, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि टोटल सॉलिड एंगल फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द बॉडी, फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कहीं भी है, अगर बॉडी के अंदर है तो टोटल सॉलिड एंगल जो पूरी बॉडी उस पॉइंट पे लगाएगी बनाएगी वो होगा ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। और अगर कोई बॉडी बाहर लाई कर रही है तो पूरी बॉडी उसके ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगी सॉलिड एंगल, वो क्या होगा, 0। किसके लिए, पॉइंट लाइन आउटसाइड द बॉडी। तो ये 2 चीज आप याद रखेंगे, ये आगे की कैलकुलेशन करने से पहले ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। देखो पहले तो ये वाला तो अभी हमने एग्जांपल लिया था, अब इसको अच्छे से समझते हैं। ये मान लो आपके पास एक इरेगुलर शेप है और ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ही चार्ज से निकल रही है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। अब एक बात समझो, इसका एक अगर आप निकालोगे इसको, ये मान लो फ्रंट हो गया और ये मान लो बैक हो गया, इस सेम शेप का। अब ये शेप है, ये 3D में है, इसको ऐसे बैलून अज्यूम करो कि एक बैलून होता है, ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, सॉरी ये इसकी लेफ्ट साइड होगी और ये इसकी राइट साइड होगी,
होगी ना, तो समझ लो कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। मतलब आप जब देखोगे बलून को तो एक हिस्सा आपकी आंख के सामने होता है और एक हिस्सा आपकी आंख के पीछे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अब सपोज करो कि ये वाला हिस्सा जो है ये लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये जो है ये राइट वाला हिस्सा है। तो देखो, नॉर्मल वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के बाहर की तरफ लगता है। तो सपोज करो कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो फ्रंट साइड है, इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, अंदर आ रही तो क्या होगा, फ्रंट से मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन फ्रंट का नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। जब आउटवर्ड होता है तब पॉजिटिव लिया जाता है, हो किधर भी सकता है। जब आउटवर्ड रहता है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये कन्वेंशन है। तो नॉर्मल वेक्टर बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है। तो एक बात बताओ कि जो भी फ्लक्स होगा उसमें कॉस थीटा 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा सर। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल 180 डिग्री हो गया। और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो जहां पे आप ई डी एस कॉस थीटा लिखते थे, वहां पे आप क्या लिख सकते हो, -EDS का इंटीग्रेशन, ये लिख सकते हो ना। तो इस सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा फ्रंट वाले से, चलो इसको अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रंट, इसका मतलब है फ्रंट क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। अब डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया है, यही होगा। अब ये आउटवर्ड है बेटा, ये राइट वाली सरफेस है। चलो ये लेफ्ट वाली है, ये राइट वाली है, इसको बना लेने दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तब लेफ्ट राइट सेम बॉडी, बलून का एग्जांपल याद रखना, ये लेफ्ट ये राइट। अब देखो ये वाली बॉडी क्या है, अब ये अंदर जब घुसा, जब बॉडी के अंदर घुसा, अब इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं थोड़ा गैप करके, अंदरूनी शेप देखो, ये फ्लक्स लाइन इंटर की, अंदर गई अंदर गई अंदर गई और अब ये बाहर निकल रही है। किधर निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, बैक साइड है, बैक साइड से ये बाहर निकल रही है। अब किसी बलून में या किसी बॉक्स में या किसी गोले में अगर आप सामने से सुई चुभाओगे, उसको सुई को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझो, आप चुभाओगे तो वो पीछे से बाहर निकलेगी, अगर उसके पास पर्याप्त लेंथ होगी, निकलेगी ना। तो ये वही चीज है। तब क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर जो है वो तो भैया बाहर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है वो भी बाहर ही है। थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। तब ईडीएस कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। और आपका ईडीएस कॉस थीटा जो था वो क्या बन गया, वो बन गया ईडीएस। तो अब जो फाई बैक कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। टोटल फ्लक्स क्या होता है, इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, जो फ्लक्स अंदर आ रहा है और जो फ्लक्स बाहर जा रहा है उसका टोटल सम होता है नेट फ्लक्स, एफ टोटल। अब आप एफ इन और एफ आउट या एफ फ्रंट और एफ बैक अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आपको ये नहीं मिलेगा, एफ टोटल, एफ टोटल फ्रंट प्लस बैक, ये निगेटिव में ईडीएस और ये पॉजिटिव में ईडीएस, कैंसिल आउट होके नहीं देगा, जीरो, जीरो देगा, बिल्कुल सर जीरो देगा। तो ये चीज आपको समझ में आई कि अब इससे एक पॉइंट ध्यान रखो, मैं अभी बता दे रहा हूं कि कोई भी शेप हो, कोई भी शेप, उसके ऊपर अगर कोई बाहर से पॉइंट फ्लक्स देगा, वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट के वजह से बॉडी का नेट फ्लक्स जीरो होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज। ये बात आप नोट कर लो, चाहे तो बैक करके इसको लिख लो कॉपी पे। अब ये तो अलग अलग बातें हैं कि आप इसको डिटेल में बता रहे हो, अदरवाइज 1 मिनट में मैं बोल सकता था कि देखो यार इनकमिंग इतनी है, आउटगोइंग इतनी है, जितनी आ रही है उतनी जा रही है, तो जीरो है। बट मैंने समझा दिया इसको, ठीक है। देखो इसके लिए मैंने दे दिया है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with the closed surface of any shape due to charge out of the surface
सरफेस या शेप के बाहर का है तो विल ऑलवेज बी जीरो। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक हैशटैग है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब चलो एग्जांपल देखते हैं, छोटे छोटे देख लिया जाए, क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा कुछ थोड़े ना इसमें। देखो एक स्फीयर है, अब स्फीयर बताने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो सबसे सिंपल, स्फीयर है, स्फीयर है, समझ लो कि आप उसको एक कीले से लगी हुई दीवार, फिल्मों में देखते हो ना आप, जैसे बहुत सारे एरोज लगे होते हैं, उस टाइप से कीले से लगी दीवार में अगर आप चिपकाओगे तो जितनी कीलें अंदर जाएंगी उतनी ही कीलें पीछे से बाहर निकलेंगी। सेम केस इज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो फ्लक्स इनवर्ड इज इक्वल टू फ्लक्स आउटवर्ड, तो फ्लक्स नेट क्या हो गया, जीरो। और वैसे भी अभी आपके सर बता चुके हैं आपको कि कोई भी बाहर का पॉइंट होगा, फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उसकी वजह से नेट फ्लक्स बॉडी पे हमेशा जीरो होगा। ये स्टेटमेंट, आपकी कैलकुलेशन वहीं खत्म हो गई, ठीक है। आपको आंसर पता है, अब उसको कैसे ले आना है आप जानो। दूसरा एग्जांपल देख लो। अब ये सब समझाने के तरीके हैं और कुछ नहीं, इसको मैं बोलता हूं प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड, एक बात बताओ, आप अपने हाथ के आगे अगर टॉर्च जलाते हो तो पीछे हाथ का शेप बनता है, बिल्कुल बनता है। आप एक कार्डबोर्ड ले लो, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड आप ले लो, ठीक है, और इस पे आप जलाओ लाइट। ये इलेक्ट्रिक रेज हैं, सॉरी लाइट वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रिक रेज में बोल रहा हूँ, ये लाइट वेव्स हैं, ठीक है। तो पीछे आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वॉल पे, वो कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा, बनेगा ना, अज्यूम करो, आप बात को समझो, अभी बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, बनेगा ऐसा। लेकिन एक बात बताओ, अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप रख रहे थे, बना रहे थे, बना रहे थे, बना रहे थे, और ये सेम शेप पीछे मिल रही थी, मिल रही थी, बिल्कुल मिल रही है सर, मिले जा रही है। लेकिन अगर अब आप एक कार्टून यूज करो, कार्टून इन द सेंस पैकिंग बॉक्स, फ्लिपकार्ट पे आप सामान मंगाते हो, मिलता है ना आपको, अब आप उसकी कोई भी सरफेस अपने आगे रख लो, कोई भी, तो बाकी सारी सरफेस पीछे होंगी। तो जब भी आप इस पे लाइट इंसर्ट करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ पीछे उसी पार्ट की शेडो देगा जो पार्ट सामने है। अब उसके पीछे आपने क्या रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये जो शेडो बनेगी सिर्फ इतने की बनेगी। बात समझ में आ रही है? नहीं तो घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक कागज का पेज ले लो, उस पे लाइट जलाओ, पीछे सिर्फ उसी की शेडो बनेगी, लेकिन एक पूरा बॉक्स रख लो और बॉक्स के किसी भी फेस को आगे कर लो और उसके परपेंडिकुलर एकदम प्रॉपर लाइट जलाओ। आप देखोगे उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर आप लाइट जलाओ, आप देखोगे पीछे सिर्फ जो पार्ट लाइट वेव्स के सामने है बस उसी की शेडो बन रही है, पीछे क्या है उसकी नहीं बन रही है। अब इतनी रामायण समझाने का मेरा फायदा क्या था, पर्पस क्या था, कि अगर एक बॉल है और उस पर आप प्रॉपर यहां से लाइट जलाओगे तो पीछे जो स्ट्रक्चर बनेगा ना सर, वो सर्किल का बनेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट क्या है बेटा, अल्टीमेट ये 3D में जो बॉल है ये क्या है, 3D में है, ठीक है। आप इसकी शेडो बनाओगे 2D में बनेगी, और शेडो कैसी बनेगी, बिल्कुल सर्किल बनेगी ऐसी। फिर से आपका केस मैंने आसान कर दिया। अब एक सर्किल आपको दिख रहा है प्लेन, जितनी इनवर्ड उतनी आउटवर्ड, मिल गया, खत्म। नहीं तो उसके अलावा भी आपको इतने पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि सर हम तो नहीं मानेंगे, हम कैसे मान ले, मत मानो बेटा। ईडीएस है, ईडीएस कॉस थीटा होता है ना, ये तो मानोगे ना। ई की वैल्यू रख दें, कोई बाहर चार्ज है क्यू, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है जो आर डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो इतना होता है, और उसमें डीएस कॉस थीटा ये दिया हुआ है। क्योंकि अगर ये भैया हमारे हैं जो सर्किल है, या ये है ना छोटे 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 दिख रहे हैं, प्रोजेक्शन मेथड है तो देखो ये दिख रहा है ना आपको। अब ये सर्किल है तो सर्किल में तो बिल्कुल नॉर्मल वेक्टर या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा, ऊपर नीचे होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लाइट यहां से आएगी तो यहाँ पे भी आपको ई इधर मिलेगा, एन भी इधर मिलेगा, और जब आएगी एन इधर मिलेगा और ई किधर मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। उसको भी मैंने अभी छोड़ा है, एक आप समझो ऐसे, आपने एक डीएस लिया हुआ है,
ds cos थीटा इसको ले लो, और ये e है। दोनों का हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बिल्कुल आराम से। ये वाला केस अभी मैंने आपको पढ़ाया थीटा वाला, ये e है, ये n कैप ds है। तो अभी आप पीछे जाके देख सकते हो, ये e ds होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, e ds cos थीटा लिखते हैं ना सर। बस वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अपने से नया नहीं कर रहे हैं। चलो आगे चलो, बनाया आपने, ये फॉर्मूला लगाया, इसके बाद q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। अच्छा एक बात बताओ, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें सब कांस्टेंट है, ये चार्ज भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, क्योंकि एयर या वैक्यूम में ले रहे हैं तो परमिटिविटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। बचा क्या, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। हालांकि r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बट इसको हमने अंदर क्यों लिया है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बनाता है सॉलिड एंगल का। और अभी आपके सर ने आपको बताया है कि कोई भी इनक्लोज्ड बॉडी जो आपका स्फीयर है, वो बाहर स्थित किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल बनाती है सर, वो जीरो होता है। यानी कि ओमेगा की वैल्यू जीरो होता है फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस ऑन एन एक्सटर्नल पॉइंट। कैसा एंगल, सॉलिड एंगल। तो सर जब ये जीरो है तो ये पूरा प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाएगा, तो आपका नेट फ्लक्स क्या आ गया, जीरो आ गया ना सर, खत्म बात। प्रोजेक्शन मेथड से भी देख लेते, ऐसे भी देख सकते हो। अब ये देखो सिलेंडर है, सिलेंडर बहुत क्यूट होता है, दो सर्किल होते हैं, सर्कुलर डिस्क होती है, सर्किल नहीं होते, भरे पूरे होते हैं। और एक ये, इनको नाम दे दो ए, इनको नाम दे दो बी, एकदम पतले पतले हैं। और ये हमारे भाई साहब हैं सिलेंड्रिकल सरफेस, ऐसे बनाते हो ना सिलेंडर, तुम्हारा सिलेंडर जो है ऐसे ही होता है, 10th में पढ़े होगे बहुत। ये भाई साहब की एक्सिस है और ये रेडियस है, होती है, ठीक है। अब इसको अलग अलग देखते हैं तोड़ के। एक स्फीयर ये है ए, एक सर्किल है, सॉरी ये सर्किल है, बार बार स्फीयर मुंह से निकल रहा है, समझ लो। देखो सर्किल है, एलिमेंट्री एरिया ले लो ds या dA, जो तुम्हारा मन करे, यहाँ पे dA ले लो, हर बार ds लेके। ये n कैप है, ये क्या है, dA है, इसको हमने क्या माना है, dA। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर। थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। इसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स जनरेट हुआ वो क्या होगा, EDA cos 180 डिग्री, मतलब कि माइनस EDA। सेकेंड पार्ट, इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये बॉडी, ये वाली पूरी बॉडी, क्लियर करने दो, नहीं तो अभी फिर पूरा। लेट मी चेंज द कलर प्लीज, इंक कलर, इंक कलर। ये वाली जो बॉडी है पूरी, ये, इसकी वजह से देखो, अब इसमें एक, अगर आप ले रहे हो डीए, इसका नॉर्मल वेक्टर किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पास हो रही है, इधर, मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। और ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया। इस बॉडी की वजह से जो नेट फ्लक्स आया है, ये क्या हो गया, जीरो। इसकी वजह से जो आया था माइनस ई डी ए। अब ये देखो, ये तीसरा जो है, इसमें हमने एलिमेंट्री एरिया काट लिया, छोटा सा हिस्सा काट लिया, इसका एन किधर होगा, इधर होगा, और इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। यानी कि ई डी एस जो डॉट होता है, इसको हम लिखेंगे ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी एस खत्म। और इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का ई डी ए, यहाँ भी ई डी ए, मैं बार बार उसको डीएस बोल रहा था, बट वो डीए मैंने कंसीडर किया, तो डीएस की जगह आप डीए रिप्लेस कर सकते हो। मुद्दा क्या है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, बस जो याद रखने वाली चीज है। आप उसको डीएस बोलो, डीबी बोलो, डीपी बोलो, आपका जो मन करे, अपने नाम का अल्फाबेट रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस ईडीए, ये प्लस का ईडीए, और ये जीरो, सम होके क्या आया, जीरो। इसके अलावा आप इसको कैसे सोच सकते थे, आप इसको ऐसे सोच सकते थे, सर जितनी लाइन जा रही है उतनी लाइन बाहर आ रही है, तो इनवर्ड आउटवर्ड बराबर होगा आउटवर्ड, तो नेट क्या हो जाएगा, फाई टोटल जीरो हो जाएगा। फ्लक्स का रहेगा तब कब, देखते हैं आगे। ये हो गया। इसके अलावा आप तीसरा वाला भी अपना
बना सकते थे। सर ये जो एंगल सबटेंड करेगा इस एक्सटर्नल पॉइंट पे, सॉलिड एंगल, सर उसका जब पूरा डीएस करेंगे ना तो मिला जुला के मिलेगा ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू 0 होती है सर किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी। तो ये भी तो इनक्लोज्ड बॉडी ही है सर, ये कौन सी ओपन बॉडी है? तो आपके पास 3 लॉजिक हो गए हैं लगाने के। आप ओमेगा के थ्रू देख सकते हो, आप प्रोजेक्शन वेक्टर के थ्रू देख सकते हो, आप इंडिविजुअल निकाल के देख सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है हेमिस्फीयर का केस। हेमिस्फीयर बढ़िया चीज है, काफी बढ़िया चीज है, इसमें भी प्रोजेक्शन मेथड लगा दो। कटोरी है घर में, कटोरा होगा, कटोरा, कटोरे पे लाइट मारो, देखो पीछे सिर्फ सर्किल बनेगा, क्योंकि सर्किल हाफ है या फुल उससे थोड़े ना मतलब है। मैक्सिमम लाइट कहाँ से जाएगी? मिड पाथ से जाएगी, बिल्कुल मिड से। तो ये आपका सर्किल ही बनेगा। प्रोजेक्शन एक चीज हो गई, प्रोजेक्शन मान के करो, सर्किल है, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, वो भी नहीं मानना, ऐसे ही मान लो सर जितना नेट अंदर जा रहा है उतना नेट बाहर आ रहा है, तब भी आपका हो गया। तीसरा मान लो सर सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ई डी एस, तो अब उसमें जब आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लोगे तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर, जो मैंने पीछे किया था, इसको करोगे तो फिर ओमेगा आएगा, ओमेगा की वैल्यू 0 आएगी। चलो वो भी नहीं करना है सर, हमें वो भी नहीं करना है, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। ठीक है, पहले तो ये प्रोजेक्शन मेथड देख लो कि अगर आप इस पे लाइट रेस चलाओगे तो ये टोटल जो लाइट रेस हैं ये आपको मिलके एक सर्किल का प्रोजेक्शन देंगी, और एक सर्किल का प्रोजेक्शन है तो जितनी अंदर आ रही है उतनी बाहर निकल रही है। तो ये सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड आप इसमें ये लगा सकते हो, ये वाला जो मैंने बताया था, ये ये आर और ये इतना लेके ये लगा सकते हो। आपको ये भी नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, अब आगे अपना एक और तरीका बनाएंगे सर, हम क्यों किसी का माने सर, हम तो अपना बनाएंगे। देखो एक चीज मैं तुमको और अभी बता दे रहा हूं, ये एक स्फीयर है, इस पेज पे देखते हैं, ये स्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर आपका जो है, इस पे एलिमेंट्री एरिया यहां भी होगा बेटा और यहां भी होगा ना, बात को समझो। कलर चेंज कर दूं क्या? नहीं तो सब कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाएगा, ब्लैक कर देता हूं इसको, तब मजा आएगा। देखो यहां पे जो मैंने ये वाला एरिया बनाया है, ये तो ये एरिया में तो जो लाइन आ रही है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी ऊपर है, तो यहां के लिए तो आपका थीटा 0 हो गया। लेकिन क्या यहाँ के लिए भी थीटा 0 होगा? क्योंकि आपकी जो लाइन जा रही है सर, लाइन तो ऐसे जा रही है ये पूरी, लेकिन आपका नॉर्मल वेक्टर किधर है? इधर। तो यहाँ के लिए आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ के लिए आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ के लिए आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ के लिए आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ के लिए थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ के लिए चाहिए, लास्ट में यहाँ पे को नहीं चाहिए, वहां पे 90-90 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सारी सरफेस का तो चाहिए ना सर। ये सब तो 3D में है, इसको आप 3D में अज्यूम करो, जितना आगे है उतना पीछे भी होगा, जैसे एक बॉल टाइप का है ये पूरा, इधर होगा फ्रंट साइड पे, तो पीछे जो बैक साइड है उधर भी तो होगा, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज ऐसे होंगे ना सर। तो इसको करने के लिए अलग तरीका है जो आपको मैं अभी नहीं बताना चाह रहा था, बट कुछ लोग कमेंट करेंगे बाद में कि सर आपने बताया नहीं, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब सपोज करो जब ऐसी कोई चीज होती है तो उसके लिए आपको आगे पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये हम लोग स्ट्रिप काट के निकालते हैं। स्ट्रिप काट के कैसे निकालते हैं? ऐसे बेटा देखो, एक स्फीयर है, अब आप अज्यूम करो कि अगर एक स्फीयर आप पेपर से बना दो, लेयर ऑफ पेपर से, या एक स्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर आप टेप लपेटना शुरू करो, सेलो टेप आता है, टेप लपेटना शुरू करो, आप एक राउंड लपेटोगे ऐसे स्ट्रिप, फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, फिर आप दूसरा राउंड लपेटोगे, फिर आप तीसरा राउंड पूरा लपेटोगे, चौथा, पांचवा, 10, 20, 50, और ये कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा ना। तो ये जो पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, आप देखोगे कि एक एक सर्कुलर स्ट्रिप ऐसे ऐसे होगी, मोटी मोटी, एक एक, ये एक स्ट्रिप होगी टेप की, ऐसे लिपटी होगी, बिल्कुल ऐसे लिपटी होगी। तो ये क्या है? ये स्ट्रिप ही है ना। इसके ऊपर जो स्ट्रिप होगी वो इससे थोड़ी सी छोटी होगी, जो उसके ऊपर होगी वो उससे थोड़ी सी छोटी होगी। बात समझ में आ रही होगी, आई होप आप लोगों को।
मैं आप लोग को विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको 3D की जरूरत है तो आप कोई 3D का भी लेक्चर देख सकते हो, बट वो कोई वर्थ नहीं है। इतनी चीजें अगर फिजिक्स में आप विजुअलाइजेशन नहीं ला सकते हो तो फिर आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। देखो, तो मैंने एक, सपोज करो यहाँ एक टेप लपेटा हुआ था जिसकी मैंने स्ट्रिप बनाई है, ठीक है, येलो कलर की। मैंने एक स्ट्रिप काट ली और यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया, ये डीए। अच्छा, डीए का नॉर्मल वेक्टर किधर जाएगा? बिल्कुल एकदम यहाँ जा रहा है, जा रहा है ना, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं वेक्टर डी ए, और ये ई है। अभी हमको इसके बीच का एंगल नहीं पता है, नहीं पता, ठीक है। ये क्या है? ये येलो लाइन क्या है? स्फीयर है तो स्फीयर की रेडियस होगी, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, आर आर होगा ना, बिल्कुल आर होगा। आर कितना होगा? ओ से लेके ये क्यू, पॉइंट क्यू, ये पूरा आर होगा ना सर? बिल्कुल होगा सर, ठीक है। अब एक बात बताओ, एलिमेंट्री एंगल काटें। अब ये स्ट्रिप ऐसे थी, ये स्ट्रिप पूरी जो आपकी बनी थी ये ऐसे बनी थी, और उसका हमको इतना ही हिस्सा विजिबल है। ये पीछे वाला हिस्सा है बैक, और ये आगे वाला फ्रंट है। अगर हमको इसकी विड्थ लेनी है कि कितना मोटा है तो कैसे नापेंगे? सर ये एंगल बनाया होगा सेंटर से, और ये भी एंगल बनाया होगा सेंटर से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। ये हमने डी थीटा मान लिया यहाँ पे कि ये डी थीटा है, छोटा सा एंगल, क्योंकि स्ट्रिप भी तो पतली पतली होगी, एलिमेंट्री स्ट्रिप है ना। एलिमेंट्री मतलब जिससे मिलके बना हो। ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप आप मिलाते जाओगे तो क्या हो जाएगा? एक छोटी स्ट्रिप और मिलाओगे, देखो आधा स्फीयर तैयार हो गया। एक छोटी स्ट्रिप और ऐसे आप जोड़ोगे और तैयार हो गया। एक छोटी स्ट्रिप और आप ऐसे जोड़ोगे, तैयार हो गया। ऐसे से तैयार होते जाएगा ना सारा आपका। तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसलिए इसका जो एंगल होगा वो छोटा सा प्यारा सा ही थीटा, डी थीटा हो गया, डी थीटा हो गया, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो ये रेडियस आर है, इसका भी आपको पता है। ये एंगल थीटा है, किससे? बेस से। ये जो बेस है आपका, इससे ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बना रहा है, क्या दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो गोली गोली स्ट्रिप है, मैंने बोला ना कि आप इसको एक टेप की तरह कंसीडर करो। आपने रैप किया था, अब आप इसको खोल दो, ए बी से आप खोल दो, तो सीधा करोगे तो ये ए और ये बी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा। आप अगर विजुलाइज करना है, आप एक सेलो टेप लेके बैठो, आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज होगा। ये ए बी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। एक बात बताओ, इसकी लेंथ अभी तुमको नहीं पता है, इसकी लेंथ क्या है अभी तुमको नहीं पता। तुमको इसकी मोटाई पता है, डी थीटा है और ये आर है। तुमको ये निकालना है तो कैसे निकलेगा? आपको ये पता है ना, आर इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है। तो अभी हमको इसकी मोटाई क्या मिल जाएगी? एंगल डी थीटा है, रेडियस कैपिटल आर है। तो ये जो आर्क है, अभी के लिए मैं इसको प्लेन आर्क ले रहा हूं, ये इसकी मोटाई मिल गई हमको, विड्थ। विड्थ क्या मिल गई? आर डी थीटा। अब अगर हमको कहीं से लेंथ मिल जाए तो हम इसका एरिया पा जाएंगे, क्योंकि एक साइड हमको पता है और एक और साइड ये मिल जाए तो हम क्या करेंगे? ए बी की अगर लेंथ हमें पता चल जाए तो हम क्या कर लेंगे? इसको सी दे दो, इसको डी नाम दे दो। तो अभी हमें ए सी पता चल गया है और बी डी तो सेम ही होगा। तो अगर अब हमको ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, अगर हमको इसका ए बी पता चल जाए या सी डी पता चल जाए तो हमें एलिमेंट्री एरिया मिल जाएगा। और जब हमें एलिमेंट्री एरिया मिल जाएगा तो उससे पास होने वाला फ्लक्स हम निकाल लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। यही तो होता है ना, ई इंटू डी एस, ई इंटू डी ए, एलिमेंट्री एरिया। अभी हमें एलिमेंट्री एरिया मिला नहीं है, एलिमेंट्री एरिया मिल जाए और एंगल मिल जाए तो हम ई डी ए कॉस थीटा बना लेंगे। वही हमारा काम है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन ही है सर, उसके बाद है क्या? ठीक है, अभी तक चीज समझ में आई? ठीक है बेटा, अब देखो, एक काम करना है, ध्यान से देखना, इस फिगर को ध्यान से देखो, एकदम शांति से। ये देखो, इसकी रेडियस होगी, देखो यहाँ पे रेडियस आर है, सेंटर से तो आर होगी, लेकिन इस पॉइंट तक आर से कुछ कम होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर से कुछ कम होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर से कुछ कम होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर से कुछ कम होगी, होगी ना सर? तो एक बात बताओ, हम इसको रेडियस मान ले रहे हैं अभी के लिए, मान लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी तक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां तक एकदम श्योर हो?
बिल्कुल श्योर है सर। एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा, उसको छोड़ो, एलिमेंट्री एंगल है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताओ तुम, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट क्यू मान लें, अब वही रिंग जो है मैंने उसको बनाया है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्यू मान लूं, उससे इसने कितना एंगल बनाया है? देखो, ये एंगल आप, ये इसकी रेडियस होगी अपर साइड की, यहां से जो मिलाओगे वो भी रेडियस होगी। ये थ्री डी में है बेटा, थ्री डी में सब चल रहा है, ऐसे मत अज्यूम कर लेना। हाँ बेटा, हमें चाहिए क्या? हमें मिल गई है इसकी विड्थ। अब ये एक सर्किल है, मतलब सर्कुलर डिस्क है, तो हमको क्या मिल जाए? अगर हमको रेडियस मिल जाए, रेडियस मिल जाए, तो हम क्या निकाल लेंगे? सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, 2 पाई आर निकाल लेंगे ना। तो 2 पाई आर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए आर। अच्छा, आर निकालो। आर निकालने के लिए अब देखो, यही फिगर मैं अगले पेज पे ले चल रहा हूँ, ये इतना पोर्शन ध्यान रखना। देखो, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट ओ था। एलिमेंट्री एंगल को भी साइड करो थोड़ी देर के लिए। बेटा देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है कि नहीं है जो यहां से बना है? ध्यान से देख के बताओ, ये एंगल थीटा है कि नहीं है ना? ये तो बहुत स्मॉल है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये पूरा एंगल थीटा ही अज्यूम करोगे ना। ये तो एलिमेंट्री है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अभी मेरे मानने के लिए देखो बेटा, क्या ये थीटा है ना? तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये एक्सिस है, सेंटर से पास हो रही है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी देख लो, ये बेस है, ये बेस है ना, और ये एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है, ये वाली लाइन। यार ड्राइंग ना एकदम मतलब नरक कर दिया है। ये बेस है, इसको मैं नाम दे दूं कुछ भी, एस टी यू भी कुछ ले लो। ओटी अगर है बेस, तो ओपी क्या है? इसकी एक्सिस है ना? अभी ध्यान से देखो बात को, ओपी जो है ये आर होगा, मतलब किसका आर होगा? ये आर होगा, आर डैश इसको नाम दे दे रहा हूं अभी के लिए। ये जो डिस्क है, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसकी रेडियस होगी। एक बात बताओ, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब चलो, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ओपी क्यू। ओपी क्यू को मैंने स्ट्रेट कर दिया समझाने के लिए, ओपी क्यू। ओ पे कौन सा एंगल है? 90 माइनस थीटा। ओ पे 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अब ट्रायंगल ओपीक्यू में अगर आप इस एंगल के देखो तो ये क्या है? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ क्यू। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पी क्यू अपॉन आर, क्योंकि हमें ओ क्यू की वैल्यू पता है आर। ओ क्यू की वैल्यू कहां से पता है? आर। ये देखो, ये एंगल आर जो बन रहा था, ये एंगल आर, यहाँ पे अगर क्यू बना दो तो ये ओ क्यू आर है ना? बिल्कुल। आगे चलो बच्चा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको? पी क्यू अपॉन आर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई? आर cos थीटा मिल गई। पी क्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई? आर cos थीटा। पी क्यू की वैल्यू मिल गई, मतलब सर बहुत बड़ा काम हो गया। अब ये जो वैल्यू थी पी क्यू की, वो रेडियस थी। तो अब ये जो स्ट्रिप थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये स्ट्रिप है, अगर एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसको आप ए से बी पॉइंट पे अगर काटोगे, फैलाओगे, टेप है, खोल दो इसको, टेप को आप गोलाई में लपेटे थे, टेप को खोल दो, एक सिरा एक हाथ में पकड़ लो, एक सिरा एक हाथ में पकड़ लो। तो अब उसका एरिया कितना होगा? उसकी मोटाई और उसकी लंबाई यही होगा ना। तो इसकी मोटाई कितनी है? आर डी थीटा। और इसकी लंबाई कितनी है? क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर कॉस थीटा। आर कैपिटल होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने कैपिटल में कैलकुलेट किया है। तो मिल गया सर वहां से आपको।
अब इसका एरिया क्या हो जाएगा तब? सरकमफेरेंस तो आपको मिल गया। अब इसका एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया आप क्या कर दोगे? डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये डीएस की वैल्यू हो गई। और ई तो आपको पहले से पता है। अब आप ई डॉट डीएस कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉस थीटा है अभी उसकी वैल्यू नहीं पता चली है। कौन सा कॉस थीटा सर? कॉस थीटा अपना ये वाला। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अभी पता नहीं चला है ना सर। ये देखो, ये डीए है, ये डीए निकला है और ये ई निकला है। तो अभी हमें एंगल कहाँ पता है? एंगल तुम्हें पता है नहीं। तो अब इसको कैसे पता करोगे? ये देखो बेटा, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म है तो पैरेलल है। तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल। इसको ऐसे बनाओ, ये थीटा होगा, क्योंकि ये किसके पैरेलल है? बेस के। और ये वाला किसके पैरेलल है? एक्सिस के। एक्सिस के पैरेलल है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है उसके। और ये तो बेस के पैरेलल है। तो एक बात बताओ, और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा ही होगा। होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। अब आपको सारी चीजें मिल गई हैं। देखो, आपका एलिमेंट्री एरिया निकल गया है, डीए या डीएस। अब फ्लक्स का फ्लो निकालना है तो आपको एंगल मैंने ये बता दिया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तब फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट्री एरिया, जो आपने पूरा ये हेमिस्फीयर लिया है, इसका हमने जो एलिमेंट्री एरिया माना है वहां पे इसका फ्लक्स क्या होगा? डी फाई। डी फाई क्या होगा? ईडीए। ईडीए का क्या हो जाएगा? ईडीए कॉस थीटा। थीटा की जगह पे हमने क्या पुट किया है? 90 माइनस थीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसको जरा एक्सपेंड कर देते हैं। ई तो ई रह गया, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ये किसकी वैल्यू है? डीए की। और ये क्या है? एंगल है ना सर। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे? ई पाई आर स्क्वायर, ये आर और ये आर मल्टीप्लाई हो गया। 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा हो गया। लिमिट आप 0 से पाई बाई 2 क्यों पुट कर रहे हो? इसके पीछे भी रीजन है। पाई बाई 2 तक ही क्यों पुट कर रहे हो आप लिमिट? क्योंकि थीटा यहां पे 0 है। इधर जाओगे तो बढ़ेगा टूवर्ड्स 90, और इधर भी जाओगे तो बढ़ेगा टूवर्ड्स 90। 3D में है तो अगर आगे भी आओगे तो भी ये बढ़ेगा टूवर्ड्स 90, और अगर इसके पीछे की तरफ जाओगे वो भी बढ़ेगा टूवर्ड्स 90, 0 टू 90। ठीक है, इसलिए हमने थीटा की जो लिमिट लगाई है 0 टू पाई बाई 2 लगाई है। पाई आर स्क्वायर ई, ये अलग हो गया। और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये क्या होता है? साइन 2 थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। ये आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया है, बिल्कुल सिंपल, पाई ई। तो फाई ई की वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू पुट करो। 2 थीटा है तो पाई बाई 2 का क्या बन जाएगा? पाई। 0 का 0 ही रहेगा, तो कॉस पाई। अब आप क्या जानते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन माइनस सिंबल के साथ अपर लिमिट को प्लस होना था तो वो माइनस हो गया। माइनस से मल्टीप्लीकेशन के बाद लोअर लिमिट को माइनस होना था, लेकिन माइनस से मल्टीप्लीकेशन की वजह से वो प्लस हो गया है। या तो आप इसको माइनस को बाहर निकाल के भी कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर सेम आएगा, कोई मतलब नहीं है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +1। और इसकी वैल्यू +1 होती है कॉस 0 की। तो अगर अब आप आगे बढ़ोगे तो फाई ई क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर ई, और 2/2 -1 जो था, माइनस इंटू -1 +1, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, टोटल 2 आ गया, कट गया। तो फ्लक्स क्या आ गया? अब ये क्या है? ये इतना फ्लक्स है जो सरफेस से क्रॉस हो रहा है। अब ये डिपेंड करेगा, जब आप इनवर्ट जा रहे हो तो आप नीचे वाली सरफेस से जा रहे हो, इस वाली सरफेस से आप इंटर कर रहे हो, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो नीचे की तरफ है। तो ये क्या होगा? अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन। और आउटवर्ड के टाइम क्या होगा? इसमें से आप निकल रहे हो, चाहे थीटा एंगल बना के निकल रहे हो, चाहे जो एंगल बना के निकल रहे हो, बट जब आप उसका कॉस कंपोनेंट लोगे तो वो एलोंग ही जाएगा, बिल्कुल उसके एलोंग जा रहा है, वही तो हमने कैलकुलेट किया है। तो फ्लक्स आउट क्या होगा?
पॉजिटिव साइन के साथ। तो बेसिकली फिर वही आएगा, 5 इन 5 आउट बराबर ही होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल 0 ही आएगा। बट ये समझाना जरूरी था क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर जो बेस सरफेस है उससे कितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, तो आप ये बताओगे। आउटवर्ड से कितना निकल रहा है, तो आप ये वाला बताओगे। टोटल पूछेंगे तो टोटल तो 0 होना ही है सर, क्योंकि कोई भी बॉडी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से उसका जो फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स, वो 0 ही होता है अगर क्लोज्ड बॉडी है तो। ठीक है, इसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है गॉस लॉ। गॉस लॉ, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो, इसको अगले लेक्चर में बताएंगे बढ़िया से। देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी, कोई भी क्लोज्ड कर्व, पहली कंडीशन क्या है कि जो कर्व है वो क्लोज्ड होना चाहिए, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स इक्वल होता है जो नेट चार्ज बॉडी के अंदर होता है। अगर बॉडी के अंदर क्यू चार्ज है तो ये नेट फ्लक्स उससे जो निकलेगा वो Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। देखो दो ही तो केस है, बॉडी इनक्लोज्ड है, अगर बॉडी इनक्लोज्ड है तो या तो पॉइंट बाहर होगा या तो अंदर होगा। बाहर वाले पॉइंट के लिए मैं 10 बार बता चुका हूं कि 0 ही होगा, हमेशा आंसर 0 आएगा। तो जो भी फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स की वजह से होगा। तो जितना भी पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, जो भी नेट चार्ज, मैं नेट चार्ज बोल रहा हूं, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज निगेटिव भी हो सकता है ज्यादा चार्ज पॉजिटिव हो, थोड़े चार्ज निगेटिव हो, तो जो नेट चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तब भी, या ज्यादा चार्ज निगेटिव हो सकता है, कम चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो नेट चार्ज आएगा वो निगेटिव आएगा। तब भी जो भी फ्लक्स चेंज होगा, जो भी फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा, इस पूरी सरफेस के थ्रू, वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसकी स्टेटमेंट रट लेना, 2 नंबर में आ सकती है, 1 नंबर में आ सकती है, जैसा भी एग्जाम का पैटर्न रहेगा ये बिल्कुल आ सकती है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन किसका, गॉस लॉ का। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका रिलेशन विद कूलम्स लॉ, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे लास्ट में, वेरियस शेप्स के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा ना सिलेंडर, सर्कल, हेमिस्फीयर, ये अभी हमने पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे कि कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रहेगा तब फ्लक्स क्या होगा, और उसके थ्रू गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जिनकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के थ्रू कैलकुलेट करते हो। तो ये वाला लेक्चर तो मिस मत करना, और अभी जो पढ़ाया है इसको कम से कम 1 से 2 बार देखना, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहां पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, अभी नई आईडी बनाई है। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये लेक्चर, ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको आप जरूर उन बच्चों से शेयर करिए जिनको जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो अनअकैडमी, वेदांतु, XYZ किसी भी कोचिंग का वो मटेरियल उठा सकते हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास परचेज करने के पैसे नहीं होते, तो मेक श्योर करिए कि ये उन तक पहुंचे, क्योंकि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो बस हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे चैनल बना के मैं क्लिक बेट थंबनेल बना के भी बहुत सारी वीडियोस पे व्यू गेन कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस क्या है कि जितना भी मुझे आता है वो मैं यूट्यूब पे उतार दूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।